हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा। वेलकम टू स्टडी मंत्रा विद शिखा। आज मेरी साइंस की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम साइंस का तीसरा जो चैप्टर है या तीसरा टॉपिक कह सकते हैं आप, वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ये तो आप सभी जानते हैं कि कपड़े आपके किससे निर्मित होते हैं? फैब्रिक से। वो नेचुरल भी हो सकता है और आपका कृत्रिम भी हो सकता है। कुछ कपास, ऊन, आपका कपास हो गया, जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि हम किससे प्राप्त करते हैं? या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और दूसरी ओर जो संश्लेषित रेशे हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ये संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? आपको पता है संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक स्मॉल यूनिट होती है जिसको एक साथ ज्वाइन किया जाता है, और उसके बाद जो इसकी ईच स्मॉल यूनिट जो होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। एक क्या होती है? आपकी रासायनिक पदार्थ होती है, जिनको हम कंबाइन करते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक बड़ी इकाई बनाते हैं, यानी कि लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर या फिर बहुलक। तो इसको जो है दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाया है आपका पॉलीमर। पॉली का अर्थ क्या होता है? पॉली का अर्थ होता है अनेक, यानी कि मैनी, और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अतः पॉलीमर क्या है आपके? एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। यही आपका पॉलीमर है। ये भी एक नोट पॉइंट है। बहुलक यानी कि पॉलीमर कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास आपका क्या है? कॉटन एक पॉलीमर है जो किससे बनता है? आपका सेलुलोज से बनता है। और सेलुलोज क्या होता है? आपकी ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयॉन की। अब संश्लेषित प्रकार के कुछ टाइप्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के कुछ टाइप्स हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला टाइप क्या है? रेयॉन। रेयॉन क्या है? रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। पहली बात तो इसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और इसमें से कोई ऐसा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये कि रेशम जो है वो किससे प्राप्त कपड़ा है? रेशों से प्राप्त। बहुत महंगा होता है, परंतु इसके जो टेक्सचर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिमवीं छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाला एक रेशा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार का जो रेशा है वो आपका क्या कहलाता है? कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेशा, रेयॉन या फिर कृत्रिम रेशम कहलाता है। लेकिन रेयॉन जो है आपका, रेयॉन वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यह क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर इसे क्या बनाया जाता है? अगर हम रेयॉन को कपास के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाया जाता है? बिस्तर की चादरें बनाते हैं। और ऊन के साथ मिलाकर हम क्या बनाते हैं? गलीचा और कालीन बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप रेयॉन को कपास के साथ मिलाते हैं तो क्या बनती है? बिस्तर की चादरें बनती हैं। और अगर आप उसको ऊन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? गलीचा बनता है और कालीन बनता है। अब ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट रेयॉन हो गया। सेकंड क्या है? नायलॉन। नायलॉन क्या है आपका? नायलॉन भी एक अन्य मानव निर्मित रेशा है और इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधों या जंतु से प्राप्त किया गया और उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण किससे होता है? कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से क्या रेशा है? संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और कैसा होता है आपका? हल्का होता है और चमकीला और धुलने में सुगम होता है।
नायलॉन से निर्मित कुछ वस्तुओं के उपयोग में लाते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, जुराबे हो गया, रस्से, तंबू इसके एग्जाम्पल में, और आपका दांत साफ करने का जो ब्रश होता है, और कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, ये आपके सब किस में आते हैं, नायलॉन के एग्जाम्पल में। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एक तो रेयॉन और दूसरा नायलॉन। रेयॉन क्या है, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, इसकी खोज चीन में हुई थी, और ये रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर इसे कॉटन के साथ मिला दिया जाता है आपका रेयॉन को, तो ये क्या बिस्तर की चादरें बनाता है, और अगर इसको हम ऊन के साथ मिला देते हैं तो ये गलीचा बनाता है। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा नायलॉन के बाद रेयॉन। रेयॉन में क्या था, ये एक मानव निर्मित रेशा है, और ये कच्चे माल पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है, और कोयला, जल और वायु से इसका निर्माण किया गया है। ये काफी हल्का होता है, धुलने में सुगम होता है, चमकीला होता है, और इसे काफी प्रबल भी होता है। इसे कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे पैराशूट बनाने में, चट्टानों पर चढ़ने में जो रस्से होते हैं उन्हें बनाने में, जुराबे बनाने में, और आपका स्लीपिंग बैग बनाने में, पर्दे बनाने में, नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में, इन सब में नायलॉन का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया आपका नायलॉन और रेयॉन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। पॉलिस्टर और एक्रेलिक, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि पॉलिस्टर के एग्जाम्पल कौन से हैं और एक्रेलिक के एग्जाम्पल कौन से हैं। साइंस में इससे एक दो बार क्वेश्चन आया है। पॉलिस्टर क्या है, एक अन्य संश्लेषित क्या है, रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं आती। ये पूछ लिया जाता है कि पॉलिस्टर कैसा रेशा है, एक संश्लेषित रेशा है, और इससे कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती। यह कैसा रहता है, आपका सपाट रहता है, और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु उपयोगी पदार्थ है। जैसे क्या कह रहा है कि आपने लोगों को एक सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरेलिन, इसका एग्जाम ये है, टेरेलिन क्या है आपका, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरेलिन क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। और फिर आता है आपका नेक्स्ट पेट। पेट क्या है, पॉली एथिलीन टर्थेलेट। ये भी एक क्या है आपका, पॉलिस्टर है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, पॉलिस्टर क्या है, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में क्या है, एक केमिकल एस्टर कहलाता है। एस्टर वे होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से इनको बेचा जाता है। जैसा कि नाम सुझाते हैं, कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बने हैं। एक तो होता है आपका पॉलीकोट, पॉलिस्टर, और आपका कपास का मिश्रण है। ठीक है, और जो पॉलीवूल और पॉलिस्टर है वो आपका किसका मिश्रण है, ऊन का मिश्रण है। जो आपका पॉलीकोट और पॉलिस्टर है वो किसका मिश्रण है, वो कपास का मिश्रण है। और जो आपका पॉलीवूल और पॉलिस्टर है वो किसका मिश्रण है, वो ऊन का मिश्रण है। नेक्स्ट, हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैसे शॉल है, कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से क्या होते हैं, प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। क्या होता है कि ये हमें ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, और इस प्रकार का जो रेशा होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्रिलिक। यह आपका होता है एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी कॉस्टली होती है, और एक्रिलिक से बनी सस्ती होती है। तो विविध रंगों में उपलब्ध जो होती है वो क्या होता है, एक्रिलिक की फॉर्म में होती है। संश्लेषित रेशे कैसे होते हैं आपके, अधिक
टिकाऊ होते हैं और मतलब पहुंच मतलब ये टिकाऊ चीप होते हैं थोड़े, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा काफी वो भी होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्या टॉपिक है, ये हम कर चुके हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक। एक चीज और ये चीज याद रखने की है कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। और इनका एक क्या है, संश्लेषित रेशे का एक हानिकारक गुण भी है, वो क्या है, यदि वस्त्रों में आग लग जाती है, कपड़ा तो पिघल जाता है और व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। ये संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, इसलिए कभी भी रसोई घर में इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसमें क्या होता है, कच्चे माल को इसके को क्या बोलते हैं, पेट्रो रसायन। ये भी पूछ लिया जाता है कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं आपके पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को क्या कहते हैं हम, पेट्रो रसायन। अब इसके हम कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, वो क्या है। ये क्या कह रहे हैं कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं काफी लोकप्रिय बनाते हैं, शीघ्र सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, और क्या होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। ये हो गए इसके गुण। दूसरा, संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं, मतलब वो वाटर भी ज्यादा नहीं लेते और सूखने में भी कम समय लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक आपका पॉलीमर है, जो सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था के प्रकार ने, मतलब सब अलग अलग, प्लास्टिक भी एक टाइप्स की तो होती नहीं है, प्लास्टिक भी अनेक टाइप्स की होती है। तो ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर्स है। इसमें क्या होती है कि जो सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध होती है, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम 3.7 में, ये आपकी चेयर है, ये बड़ी प्लास्टिक है, ये छोटी प्लास्टिक की फॉर्म में है, ये भी बड़ी प्लास्टिक में है। तो प्लास्टिक भी ऐसा नहीं है एक ही फॉर्म में है, प्लास्टिक भी आकारों के हिसाब से उपलब्ध होती है, कोई किसी में ज्यादा प्लास्टिक का यूज हुआ है। लेकिन ये कैसे संभव है कि उसे उसके सांचों में ढाला जाए, मतलब कोई आकार तो दिया गया है ना, तो प्लास्टिक का क्या किया जाता है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, जिसे हम पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा भी जा सकता है, इसे पिघलाया भी जा सकता है, और इसे बेलकर चादरों में भी बदला जाता है, तो इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। एक चीज नोट में है, ये क्या है कि पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, प्लास्टिक का क्या है, एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली क्या है, पॉलीथीन थैलियां बनाने में काम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक जो क्या होती है, गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, जो आसानी से मुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टिक आसानी से गर्म करने पर मुड़ जाती है, विकृत हो जाती है, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और आपका पॉलीथीन और पीवीसी किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण हैं। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार एक सांचे में, यानी कि एक चीज जो बना दी वो ही रहेगी, अतः इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट और मेलानाइन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग क्या है। थर्मोप्लास्टिक है जो आपकी सरलता पूर्वक मुड़ जाती है, आसानी से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, वो आपकी थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग है जिसको ऊष्मा देकर नरम
नहीं किया जा सकता। उसका एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, ये भी बात आप याद रखना। बेकेलाइट क्या है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, और बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। मेलामाइन क्या है? ये एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा क्या करता है? ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता भी रखता है। जैसे आपकी फर्श की टाइलें हो गई, रसोई के बर्तन हो गए, ये सब आपका किस में आता है? थर्मोसेटिंग में। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। थर्मोप्लास्टिंग क्या है, थर्मोसेटिंग क्या है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। साइंस के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है। खिलौने, कंघियां, ये कौन सी वाली प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि बेकेलाइट और मेलामाइन किसकी एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट में क्या क्या आता है आपका, मेलामाइन में क्या आता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक क्या है, तो वो आपका क्या है? बेकेलाइट है। और आपका ये पूछ लिया जाता है कि फर्श की टाइलें और रसोई के बर्तन या कपड़े बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकल्प पदार्थ, प्लास्टिक। यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि का क्या करते हैं? संचय करते हैं, तो प्लास्टिक सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण क्या है? कि उसका भार हल्का है, कम कीमत है, इसलिए तो यूज करते हैं। दूसरी बात, प्लास्टिक का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? आपका कारों में भी किया जाता है, वायुयानों में भी किया जाता है, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। और हाँ, हम इसका चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं, इनमें भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्लास्टिक अनविक्रियाशील है। आप जानते हैं जैसे लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में हम खुला छोड़ देते हैं तो उनमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, मीन्स इनमें कोई जंग वगैरह नहीं लगता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनविक्रियाशील। लोहा अभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक क्या होता है? हल्का और प्रबल है और चिरस्थायी है। प्लास्टिक हल्का भी होता है, यूज में काफी ले सकते हो, और लॉन्ग टाइम तक चलता भी है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, प्लास्टिक क्या है आपका? कुचालक है कि सुचालक है? तो प्लास्टिक आपका ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसी से बने होते हैं। बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण की। हम जानते हैं प्लास्टिक क्या है? पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती है हमें। यही कारण है कि घरों में आजकल प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। प्लास्टिक कूड़ेदान में जाता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए क्या है? हार्मफुल है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे तो हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसको हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। मतलब ऐसा पदार्थ जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाता है उसको तो हम कहते हैं निम्नीकरण, और जो पदार्थ जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण। ये एक सारणी है, जैसे आपको दिया है सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन 1 से 2 सप्ताह में हो जाता है तो वो क्या है? जैव निम्नीकरण। कागज 10 से 30 दिन, जैव निम्नीकरण। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुएं, प्लास्टिक थैलियां, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है? अपघटित होने में कई वर्ष ले लेती है, और ये किसका कारण बन जाती है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास तथा जूट के थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट, ये इसी के बारे में बताया गया है कि जैव अनिम्नीकरण और निम्नीकरण की सारणी बनाइए। ये सब जैव अनिम्नीकरण है। जैव अनिम्नीकरण कौन सा होता है? जैसे आपका टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे, ये क्या है? 100 से 500 वर्ष में वो होते हैं, तो ये जैव अनिम्नीकरण है। मीन्स ये विघटित सरलता से नहीं होते, तो ये जैव अनिम्नीकरण है। और जो आसानी से
हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण है। इस टॉपिक से जो जो मैंने आपको कराया है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट के लिए ये इतना सारा मैटर नहीं है। एक तो आपको क्या पढ़ना होगा इसमें, प्लास्टिक क्या है, उसमें और विद्युत की कुचालक है, प्लास्टिक अनविक्रियाशील है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, और आपकी थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाती है, मुड़ जाती है। इसके एग्जाम्पल में आप खिलौने बता सकते हैं, कंघियां बता सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, जो नर्म ऊष्मा देकर नर्म नहीं होती, वो थर्मोसेटिंग है, जिसमें बेकेलाइट और मेलामाइन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका इस हो गया। या फिर ये पूछा जा सकता है इसमें इम्पोर्टेंट यहीं से है, और बाकी इसके गुणधर्म पूछे जा सकते हैं, क्या क्या गुण होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये आज मेरा साइंस का 3rd टॉपिक था, सिंथेटिक फाइबर ऑन प्लास्टिक।